विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम एजुसेट टेलीकास्ट में आपका स्वागत है। आज की प्रस्तुति कक्षा 8वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, लेखक अरविंद कुमार सिंह। डाक लाया ढाकिया डाक लाया ढाकिया डाक लाया डाक लाया ढाकिया डाक लाया डाक लाया। प्यारे विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। अजीबोगरीब से तात्पर्य अनोखा, विचित्र, और उपयोगिता से तात्पर्य है महत्व होना। लेखक कहते हैं कि पत्रों की जो दुनिया है वो बहुत विचित्र है और उसका महत्व हमेशा से रहा है। पत्र जो काम कर सकते हैं, संचार के जो और साधन हैं जैसे टेलीफोन है, एसएमएस करना है, इंटरनेट इस्तेमाल करना है, ये वो आनंद नहीं दे सकते जो आनंद चिट्ठियां देती हैं, पत्र देते हैं। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहां दे सकता है। एसएमएस से तात्पर्य शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, सरल मोबाइल संदेश। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। लेखक ये बात तो कहते हैं कि जो आनंद चिट्ठियां लिखने और पढ़ने में आता है वह आनंद संचार की जो आधुनिक तकनीकें हैं उनमें नहीं आता। पत्रों का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में जितनी भी घटनाएं परिघटनाएं होती हैं उनमें पत्रों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। यदि हम बात करें दुनिया के तमाम साहित्य की या दुनिया में जितनी भाषाएं हैं उन सब भाषाओं में लिखे गए पत्र साहित्य की यदि हम बात करते हैं तो उस पत्र साहित्य के आधार पर न जाने कितना साहित्य और लिखा गया। बड़ी बड़ी हस्तियों ने जो एक दूसरे को पत्र व्यवहार किया वह कालांतर में स्वयं साहित्य का ही एक हिस्सा बन गया। मानव सभ्यता का विकास क्रम भी इन पत्रों के माध्यम से बड़े ही अच्छे तरीके से साहित्य में दर्ज होता गया। पत्रों का भाव सब जगह एक जैसा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। तो यह ध्यान रखने की बात है, पत्रों को उर्दू में यदि कोई पूछे तो खत कहा जाता है, संस्कृत में इन्हें पत्र कहा जाता है, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में 3 नाम इसके लिए जाते हैं, उत्तरम, जाबू और लेख, और तमिल में इसे कड़ित कहा जाता है। पत्र इसलिए भी बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पत्रों में यादों को सहेज कर रखा जा सकता है। भाषा का मौखिक और लिखित जो ये 2 रूप हैं, इनमें लिखित रूप इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए संकलित करके रख सकते हैं, उसे स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा, दायरा माने सीमा। हर व्यक्ति
अपनी विशेषता रखता है। जब वो पत्र लिखता है उसकी अपनी एक शैली होती है, अपनी एक विशेषता होती है और उसकी अपनी सीमा भी होती है कि वह जैसा लिख सकता है उससे हटकर नहीं लिख सकता, उससे अलग नहीं लिख सकता। लेखक कहते हैं कि दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। तमाम माने सारे, समस्त, कि दुनिया भर में करोड़ों पत्र रोज लिखे जाते हैं और करोड़ों लोग रोज उन्हें प्राप्त करते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। यहाँ हरकारे से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो दौड़ दौड़ कर एक स्थान का संदेश, एक व्यक्ति का संदेश दूसरे स्थान या व्यक्ति तक पहुंचाते थे। उसके बाद घुड़सवारों ने वह स्थान ले लिया। संदेशों को तेज गति से पहुंचाने की आवश्यकता ने इस कड़ी में घोड़ों को भी शामिल कर लिया। उसके बाद पहिए आए, पहिए का आविष्कार हुआ, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। नेहरू जी निरंतर परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं। पहले दौड़ दौड़कर संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले व्यक्ति हुआ करते थे। फिर घोड़े आए, घोड़ों पे सवार होकर के संदेश इधर से उधर पहुंचाए जाने लगे, यहाँ तक कि इस प्रक्रिया में पक्षियों का भी बड़ा बेहतर इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जब पहिए आए तो रेलगाड़ी इत्यादि के माध्यम से संदेशों को, चिट्ठियों को अति शीघ्रता से इधर उधर पहुंचाया गया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस मामले में सबको पीछे छोड़ दिया। जो डाक तार की व्यवस्था थी वो एक जगह बैठकर ही अपने संदेशों को, जैसे आजकल हम ईमेल करते हैं, उस तरह से एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाने लगा। लेकिन इस व्यवस्था की अपनी कुछ सीमाएं थीं। उन सीमाओं में बंधे होने के कारण बहुत ज्यादा संदेश नहीं भेजे जा सकते थे। खर्चीला माध्यम था, इसलिए यह व्यवस्था कुछ ही लोगों तक सिमट कर रह गई। बाद में टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार ने धीरे धीरे दुनिया को बदल कर रख दिया। परंतु इन सब के बावजूद पत्रों की दुनिया पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े बुद्धिजीवी एक दूसरे को जो पत्र लिखा करते थे, उन पत्रों को संग्रह करने की एक ललक व्यक्तियों में, लोगों में पैदा हुई। उन लोगों के व्यक्तित्व को जानने के लिए उनके पत्रों को पढ़ा जाने लगा। डाक व्यवस्था ने इसमें सुधार का प्रयास किया। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में यह प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ ने प्रयास किया कि पत्रों को लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों को उनके प्रति आकर्षित किया जाए, ताकि वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पत्र लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लिखे हुए पत्र उन तक पहुंच सकें। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष की कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह एक प्रयास किया गया कि चिट्ठियों के बारे में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे जाने, उन्हें चिट्ठियों के महत्व का पता लगे, उन्हें चिट्ठियां लिखने के माध्यम से जो आनंद मिलता है उस आनंद के बारे में पता लगे। और यही कारण रहा कि चिट्ठियां या पत्र लेखन को
उनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार माध्यमों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। आवाजाही माने आवागमन, आना जाना। के शहरों और महानगरों में संचार के साधन, जो आधुनिकतम साधन हैं, उनका प्रचार प्रसार बहुत है, उसका उपयोग बढ़ रहा है, इसलिए चिट्ठियों का वहाँ प्रचलन कम है। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इस गद्यांश के इस अंतिम भाग में लेखक ये कहना चाहते हैं कि शहरों में चिट्ठियों का प्रचलन भले ही कम हो, लेकिन भारत की करोड़ों की ग्रामीण जनता ने चिट्ठियों को बड़े अपनेपन के साथ अपनाया है। चिट्ठियां उनके जीवन का एक अभिन्न अंग रही हैं। रास्ते पर इंतजार करती उनकी आंखें चिट्ठियों को देव स्वरूप समझती है। जैसे देवता किसी को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हों, उसी तरह से चिट्ठियों का इंतजार किया जाता है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का एक लौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो लेखक इस गद्यांश में कहना चाहते हैं कि यदि हम इस बात की तह यानी गहराई में जाएं, तो आपको पता लगेगा कि पिछले जमाने में लोगों के पास कोई और साधन ना होने की वजह से चिट्ठियां बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी। उन्हीं के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान हुआ करता था, और यही कारण है कि उस जमाने के लोगों में शायद ही कोई ऐसा हो। आप अपने दादाजी इत्यादि से यदि यह पता करेंगे, तो आपको निसंदेह यह पता लगेगा कि उस जमाने के लोग चिट्ठियों का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे। उन्हें अच्छी तरह से सुरक्षित रखने की भी कोशिश किया करते थे। उस दौर में लोगों के पास एकमात्र यही साधन हुआ करता था, लेकिन आज परिवहन के साधनों ने दूरियों को बिल्कुल सीमित कर दिया है। लेकिन आज भी यदि आप अपने सैनिकों को देखें, जो अपने घर परिवार से बहुत दूर सीमा पर विपरीत परिस्थितियों में काम करते रहते हैं, देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं, उनके घरों से उनके परिवारजन जब उन्हें चिट्ठी भेजते हैं, तो उन चिट्ठियों का बड़ी बेसब्री से उनको इंतजार रहता है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। कितने ही लोग ऐसे हुए, जैसे महात्मा गांधी की हम बात करें, उन्होंने जितने लोगों को पत्र लिखे या उनको जितने लोगों ने पत्र लिखे, उन सबको संजोकर संग्रह करके कितनी ही सारी पुस्तकें रची जा चुकी हैं। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखे गए अपनी पुत्री इंदिरा को पत्र आज भी साहित्य की धरोहर के रूप में संग्रहित हैं। अगर आज ऐसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं।
पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। एसएमएस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। तो ये शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस जो है, मोबाइल में संक्षिप्त शब्दों में आप जो संदेश दूसरों को देते हैं उसका उतना महत्व नहीं है। हाथ से लिखे हुए संदेशों में एक अपनापन रहता है। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ये प्रयास करती थीं कि वे अपने हाथों से अपने प्रशंसकों को उनके पत्रों का जवाब दें। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी करते हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। जितने सारे पत्र हैं, उस समय देश में किस तरह की परिस्थितियां थी, कैसा समय चल रहा था, समाज में किस तरह के परिवर्तन हो रहे थे, वे सब उन पत्रों में एक आईने की तरह साफ दिखाई देते हैं। उस समय की विचारधारा क्या थी, समाज की आवश्यकताएं क्या थी, परिवर्तन का दौर कैसा था, उन पत्रों को पढ़ने पर ये सब चीज़ें हमारी समझ में आ जाती हैं। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में पत्रों ने बड़ी लोकप्रियता हासिल की। चाहे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े पत्र हों, चाहे विश्व युद्ध प्रथम और विश्व युद्ध द्वितीय से जुड़े पत्र हों, ऐतिहासिक जितनी घटनाएं रही हैं उनसे जुड़े हुए पत्रों को अत्यधिक महत्व दिया गया और उन पर आधारित पुस्तकों का निर्माण किया गया। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। महात्मा गांधी के प्रशंसक पूरी दुनिया से थे। पूरी दुनिया में लोग उन्हें अत्यधिक पसंद किया करते थे, उन्हें आदर्श माना करते थे और इसी कारण दुनिया भर के लोग उन्हें पत्र लिखा करते। महात्मा गांधी भी उन पत्रों के जवाब देने में पूरा समय दिया करते और प्रत्येक को अपने हाथों से पत्र लिखने का प्रयास करते। उनके पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिख करके आया करते थे और वे मात्र इन 2 शब्दों के माध्यम से ही महात्मा जी तक पहुंच जाते थे। कहा जाता है जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। इन बातों से पता लगता है कि लोगों के मन और मस्तिष्क में किस तरह उनके आदर्श व्यक्तित्व छाए रहते थे। अपने आदर्श व्यक्तित्वों से जुड़ी हुई मामूली से मामूली वस्तु को भी वे अपने हृदय में स्थान दिया करते थे। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं हैं। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम,
और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो कितने सारे विद्वानों ने एक दूसरे को पत्र लिखे और बाद में उन पत्रों पर आधारित पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। उसमें पंत और बच्चन के आपस में जो पत्र व्यवहार था, निराला के पत्र और दयानंद सरस्वती पत्रों के आईने में इस तरह की कई पुस्तकें प्रकाशित हुई। यहाँ तक कि गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के आपस में लिखे गए पत्र भी पुस्तक के रूप में साहित्य में आए और लोगों द्वारा उन्हें बहुत पसंद किया गया। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। गुडविल से तात्पर्य है अच्छा व्यवहार, अच्छी छवि। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। ढाणी से तात्पर्य कच्चे मकानों वाली बस्तियां। लेखक कहना चाहता है कि शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण दुर्गम इलाकों तक चिट्ठी पत्रियों से लोग एक लगाव रखते हैं, उनका इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तात्पर्य उन गरीब बस्तियों से है, उन लोगों से है जिनके लिए एक एक पैसा बहुत महत्व रखता है। उनके घरों के कमाने वाले पूत दूसरी जगहों पर बड़े शहरों में जी तोड़ मेहनत करते हैं और अपने घर परिवार वालों के लिए जैसे तैसे जमा पूंजी भेजते हैं, जिससे उनके घर परिवार का खर्चा चलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ चुके हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके लिए यहाँ उपस्थित हैं पाठ से। जैसे पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। दूसरा है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तीसरा प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। चौथा है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं, तर्क सहित अपना विचार लिखिए। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं। पाठ से आगे, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है,
पता कीजिए। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। कैसे? ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? प्यारे बच्चों, ये कुछ प्रश्न थे आपके सोच विचार के लिए। इन प्रश्नों पर विचार विमर्श करिए, चिंतन करिए और प्रयास करिए इनके संभावित उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने का। आज इतना ही। अति शीघ्र एक और प्रस्तुति लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।